गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर पढ़ रहे थे बैटरी से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि यहाँ पे सोने की पन्नी, गोल्ड लीफ को हिंदी में कहते हैं सोने की पन्नी, तो सोने की पन्नी का कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए दो विधियां हैं। जैसे हमने चालन के लिए पढ़ा था कि आवेशित करने के तरीके पढ़े थे, तो उसमें एक तो तरीका पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन, और उसके अलावा दो तरीके और पढ़े थे, एक तो चालन द्वारा आवेशन और एक प्रेरण द्वारा आवेशन। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को दोनों विधियों से किया जा सकता है, चाहे प्रेरण द्वारा आवेशन से आप चेक कर लीजिए और चाहे चालन द्वारा आवेशन। परंतु इसमें हम क्या देखना चाहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, सुग्राही उपकरण है। इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर, जैसे ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर आवेश है या नहीं है, आवेश की उपस्थिति और उसकी प्रकृति भी ज्ञात करना चाहते हैं कि इस पर किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है। तो इसके लिए इसकी बनावट सबसे पहले देखते हैं। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की अगर परिभाषा बात करें तो ये एक अत्यंत सुग्राही उपकरण है। इसकी सहायता से वस्तुओं पर आवेश की उपस्थिति एवं प्रकृति ज्ञात की जाती है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर इसकी बनावट की चर्चा करें तो यहाँ पे एक निर्वासित कांच का जार लिया है। ये कैसा जार है? निर्वासित। इसमें निर्वात क्यों लेते हैं बेटा? इसमें निर्वात इसलिए लेते हैं जिसके कारण इसमें वायु का कोई इफेक्ट ना आए। जैसे वायु हवा चलने से अगर पत्तियां हिलती हैं तो उनका इफेक्ट इसमें ना आए, तो इसलिए इसको निर्वासित कांच का जार लेते हैं। इसके ऊपर एक कार्क लगा देते हैं और उसकी सहायता से एक धातु की छड़ इसमें लटका देते हैं। धातु की छड़ के रूप में जनरली यहाँ पे कॉपर का यूज किया जाता है, और इसके ऊपर एक कैप लगी होती है, ये भी धातु की होती है, कॉपर की बनी होती है, और ये भी धातु की है। और इसको रोकने के लिए हमने कुचालक कॉर्क लगा दिया है। ये कैसा कॉर्क है बेटा? कुचालक कॉर्क। अब इस कॉर्क की सहायता से इसने इसे ग्रिप कर रखा है, पकड़ रखा है इस रॉड को। अब ये रॉड अंदर लटकी हुई है, तो इसमें अब हम क्या करते हैं, सोना ही लिया इसलिए क्योंकि एक तो धातु चाहिए था और इतना पतला हो सके जिसको सीट के फॉर्म में बनाया जा सके। करने को ये प्रयोग आप जिंक की पत्तियों से भी कर सकते हैं, कॉपर की पत्तियों से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव जो रिजल्ट देगा, क्योंकि आप बहुत पतली शीट के फॉर्म में सोने को ही बदल सकते हैं, इसलिए इसमें सोना लिया गया। तो सोने की पन्नियां ली गई हैं, तो इसको ऐसे लिया गया। देखिए आप, अब इसको हम 2D में बनाएंगे तो आपको उतनी फीलिंग नहीं आएगी, 3D में समझिए। जैसे ये इसको ऐसे ऐसे ये फ्री है, यहाँ पे एक हिंज लगा दिया गया है, इसे यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे आपने डोर को देखा होगा कि डोर को फोल्ड करने के लिए उसमें कनेक्शन लगा होता है, जिससे कि डोर आसानी से चाहे तो फोल्ड हो सकता है। ऐसे यहाँ पे हमने गोल्ड लीफ लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको बीच में हमने ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फोल्ड होने के लिए सुविधा बना रखी है। तो आगे देखिएगा, इसमें एक सोने की पन्नी जो पहले ऐसे रही होगी, इसको हमने बीच से फोल्ड कर दिया। तो ये बीच से अगर फोल्ड करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे धातु की एक, सोने की एक पन्नी लटका दी जाती है। थोड़ा सा दूर हो गई है। ये यही सोने की पन्नी है। धातु की छड़ है, ये धातु की कैप है, चक्की कह सकते हो आप इसे। अब यहाँ पे ये सोने की पन्नी, इसको अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एल आकार की। अब यहाँ पे इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए एसएन लगा देते हैं, इससे इस उपकरण की सुग्राहिता बढ़ जाती है। अब इसमें देखिएगा कैसे किया गया है।
अब इसमें सबसे पहले तो इसकी बनावट समझ लीजिए। सर्वप्रथम एक निर्वातित कांच का जार लेते हैं जिसमें एक धातु की छड़ लटकी होती है जिसके निचले सिरे पर एल आकार की सोने की पन्नी लगी होती है तथा इसके ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती लगा देते हैं। अब जिसे हम कुचालक कॉर्क की सहायता से जार में लटका देते हैं। ये इसकी बनावट हो गई। अब इसकी क्रिया विधि देखिए आप। तो क्रिया विधि में सबसे पहले क्या रहेगा कि एक पूर्व आवेशित छड़ है, इसे आपको और ये ज्ञात होना चाहिए कि इस पर आवेश की प्रकृति क्या है, तभी आप दूसरी वस्तु पे ये बता पाएंगे कि उस पर आवेश किस प्रकृति का है। तो इस पर हमें ज्ञात है कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित है। आप जो छड़ का है वो ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक धनावेशित छड़ ली, ये एक धनावेशित छड़ है। अब इस धनावेशित छड़ को इससे संपर्क कराते हैं। अच्छा, हमने ये बताया कि ये तो चालन द्वारा हो जाएगा, चाहे तो प्रेरण द्वारा भी कर सकते हैं, उसको भी हमें समझा देते हैं। तो मान लीजिए धनावेशित धातु की छड़ है, ये ज्ञात है, इसके बारे में ज्ञात आवेशित धातु की, धातु हो सकता है, धातु आवेशित होना चाहिए। अब इसको हम इससे स्पर्श कराते हैं तो अब ये पूरा आवेश, इसमें उदासीन ये छड़ थी तो इसमें ये क्या करेगा, धनावेश इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, और ऋणावेश को क्या है, प्रोटॉन पसंद होते हैं। तो ये धनावेश है तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने अंदर। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर से होता 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 सारा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो इन पत्तियों पर जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होता 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 इसमें चला जाएगा तो इन पत्तियों पर धनावेश बचेगा, क्योंकि उदासीन थी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें जो बचे वो प्रोटॉन थे, ये धनावेश थे, तो हमने उसको धनावेश को इसमें छोड़ दिया। अब जैसे ही धनावेश इस पर आएगा, इससे पन्नियों में फैलाव प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, ये फैलाव क्यों होगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो इस पन्नी पर भी और इस पन्नी पर भी प्लस आया है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण के कारण ये पन्नियां फैल गई हैं। अब ये तो हो गया कि ये वस्तु आवेशित है। अगर हम कोई अन्य वस्तु चेक करना चाहते हैं कि वो आवेशित है या नहीं है, तो अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी वस्तु जो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आवेशित है कि उदासीन है या इस पर प्रकृति क्या है, प्रकृति में यही बता सकते हो कि इसी समान प्रकृति का है या इसके विपरीत प्रकृति का है। तो एक आवेशित धातु की क्षण अन्य आवेशित धातु की क्षण लाते हैं। मान लीजिए इस क्षण को हमने हटा दिया और एक अन्य आवेशित या अनावेशित, कुछ भी आप जो इच्छा हो, क्योंकि आप जांचना चाहते हैं कि उस पर किस प्रकार का आवेश है। तो ये अज्ञात है, अज्ञात धातु की क्षण। आवेशित कहना सही नहीं है क्योंकि पता नहीं इस पर आवेश है या नहीं है। अब हमने एक अज्ञात धातु की क्षण पुनः इससे स्पर्श कराया, तो अगर पन्नियों में ये फैलाव और अधिक बढ़ता है, इसमें स्पर्श नहीं हो जाएगा, इसमें गैप रखता रहता है। अगर पन्नियों में और अधिक फैलाव बनता है, बढ़ता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये धनावेश था। तो ये लाई गई वस्तु जो अज्ञात है इस पर भी धनावेश है। अगर पन्नियों में फैलाव घटता है तो लाई गई वस्तु विपरीत प्रकार से आवेशित है, और यदि पन्नियों में कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि वस्तु अनावेशित है। तो इसमें ये दोनों स्थितियां ज्ञात की जा सकती हैं कि वस्तु धनावेशित है या वस्तु ऋणावेशित है। अच्छा, धातु के इस जार का हम अर्थिंग करा देते हैं। अर्थिंग, ये देखिए अर्थ का सिंबल है, अर्थ के सिंबल के लिए एक लाइन ऐसे छोटी 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 ऐसे लाइन बना देते हैं। अच्छा, ये अर्थिंग क्या होता है, जैसे आपने प्लग स्विच देखी होगी, इसमें ये प्लेट, ये 3 छेद होते हैं, ये वाला अर्थिंग का होता है। अच्छा, इसको अभी थोड़ा रुक के समझते हैं, पहले इसका क्रिया विधि समझ लेते हैं, इसको खत्म करते हैं तो हम आपको अलग से अर्थिंग समझा देते हैं। जैसे अर्थिंग इस पूरे चैप्टर में कई बार यूज होगा, तो अर्थिंग होती क्या है, पहले इसकी क्रिया विधि समझिए। सर्वप्रथम इस पर एक आवेशित धातु की क्षण
या आवेशित क्षण है जिसका पहले ज्ञात है उस पर आवेश, उस आवेशित क्षण का ये धातु की चट्टी पर स्पर्श कराते हैं और आवेश इससे होता होता पन्नियों पर समान रूप से फैल जाता है। अगर अब पन्नियों में फैलाव बढ़ता है, इससे यह ज्ञात होता है कि लाई गई वस्तु आवेशित है। अब यदि किसी दूसरी वस्तु पर हम जानना चाहते हैं आवेश वो आवेशित है या नहीं है, तो एक अन्य आवेशित वस्तु लाते हैं जो अज्ञात है, आवेशित है या नहीं है ये हम जानना चाहते हैं, तो इसको स्पर्श कराते हैं। यदि पन्नियों में फैलाव बढ़ जाता है तो लाई गई वस्तु और जो आवेशित क्षण थी, अभी हमने सबसे पहले आवेशित क्षण का स्पर्श कराया था, और ये लाई गई वस्तु दोनों समान प्रकृति की हैं। यदि पन्नियों में फैलाव घटता है तो लाई गई वस्तु जो अभी ये आवेशित क्षण ये अज्ञात धातु की क्षण लाई ये और जो स्पर्श कराए थे उन दोनों में अगर फैलाव घटा तो विपरीत आवेशित है। जैसे मान लो ये पहले वाली क्षण अगर धनावेशित रही होगी तो ये अज्ञात वाली ऋणावेशित है। तो इस प्रकार हम उस पर उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं किसी भी वस्तु पर। और ये हो गया इसकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की पूरी क्रियाविधि, बनावट और इसकी डेफिनेशन। ये हमने तीनों चीजों की चर्चा कर ली। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम अर्थिंग की चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, ये धातु लेते हैं, ये आप जानते होंगे। कुछ बातें आपको हम समझा देते हैं। जैसे आपने धातु की छड़ ली थी, तो धातु में आप ये जानते होंगे कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब का धातु का कोई टुकड़ा है, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए, 1 मीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए और 1 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगर इतना मोटा कोई धातु का छड़ आप लेते हैं, धातु की वस्तु लेते हैं, तो उसमें 10 की घात 28 से 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये चालन के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए हमने इसमें धातु की छड़ ली, पहली बात। अब दूसरी बात आपको ये समझना है कि अर्थिंग का फायदा क्या है। जैसे बहुत सारे उपकरण हमारे घरों में हैं जिनमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की ज्यादा वॉट का होता है, ज्यादा पावर उनको चाहिए होता है। जैसे कि आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, तो इनमें ये पिन लगी होती है, ये सॉकेट बना होता है। तो एक सॉकेट ये और ये और ये, इसमें जो वायर होता है ये लाइव वायर होता है। ये जनरली रेड कलर का होता है, ये लाइव वायर जनरली रेड कलर का लेते हैं। और ये होता है न्यूट्रल वायर, और ये होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर जनरली ग्रीन होता है और ये न्यूट्रल वायर जनरली ब्लैक होता है। ब्लैक मीन्स नथिंग, मतलब इसका कोई काम नहीं है वैसे तो। लेकिन अच्छा ये होता क्या है, लाइव वायर से, जैसे इस हाथ को ऐसे समझिए, लाइव वायर है, इसने यहाँ पे बॉडी में वर्क किया, तो इसको जानने के लिए एक सर्किट चाहिए ना, तो उसके लिए न्यूट्रल वायर लगा देते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन मान लो कि अगर किसी डिवाइस में एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया, आवेश की बहुत अधिक मात्रा हो गई, तो आप उसको छूते हैं या उसके आसपास से निकलते हैं तो आपको शॉक लग सकता है, करंट के झटके लग सकते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे जैसे ये घर है आपका, ये इसके ऊपर घर बना हुआ है, तो घर के नीचे एक बहुत गहराई में यहाँ पे मोटी कॉपर की चक्की से एक वायर लेके आते हैं, ये भी कॉपर का होता है, और इसका कनेक्शन ये जितने 3 पिन सॉकेट होते हैं उनमें कर दिया जाता है। अच्छा, हम लोग जनरली ये देखते हैं कि 2 पिन वाले को 3 पिन में है, उसमें 2 पिन बना हुआ उसमें लगा दिया। फिर अगर हमारा कोई बोर्ड है उसमें 2 पिन है और हमारा डिवाइस 3 पिन का है तो हम उसमें लगा देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इससे हमें शॉक लग सकता है और बहुत इससे कई बार मृत्यु भी हो सकती है, इतना ज्यादा खतरनाक शॉक होता है। तो इसीलिए इस अर्थिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये तो जो अभी हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में यहाँ लास्ट में आपने देखा होगा, यहाँ पे लास्ट में हमने अर्थिंग कर दी थी। तो अर्थिंग का यही फायदा है कि जो इस पे एक्सेस ऑफ चार्ज है, आवेश की जो अधिक मात्रा है, या अगर किसी कारण से इस पे
कांच पर आवेश आता है तो वो उदासीन हो जाएगा जमीन में जाकर। जमीन के पास इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इसकी भी चर्चा डिटेल में करेंगे कि कितना आवेश हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। तो ये रहा आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना चाहते हैं मात्रक और विमा, आवेश के मात्रक और उसकी विमाएं। तो आवेश का मात्रक सुनिए, जैसे सबसे पहले आवेश की परिभाषा से कि आवेश किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दो या इलेक्ट्रॉन दे दो तो उसको हम आवेश कहते हैं। तो आवेश का सर्वप्रथम पहला मात्रक अगर हम कहें तो कूलाम होता है। ये साइंटिस्ट कूलाम थे, इसलिए उनके सम्मान में रखा गया, तो इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा मात्रक आप इसका लिख सकते हो, अच्छा आप जानते हैं Q इक्वल्स आई टी, आई इक्वल्स Q अपॉन टी से सुना होगा आपने। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ये 10वीं क्लास की पॉइंट है। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल्स आई टी। इसका ये हो गया, Q की जगह पे आप लिख सकते हो 1 कूलाम। आई का मात्रक होता है एम्पियर, 1 एम्पियर, और समय का मात्रक 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम इक्वल 1 एम्पियर सेकेंड होता है। ये भी एक मात्रक आप जान सकते हैं। अब इसका सीजीएस पद्धति में भी मात्रक आप जान सकते हैं। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है बेटा? स्टैट कूलाम या ईएसयू कूलाम। तो ईएसयू कूलाम या स्टैट कूलाम, और इसका जो छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। तो इसका आप एक रिलेशन देख लीजिए कि 1 कूलाम इक्वल्स होता है 1 कूलाम इक्वल 3 × 10⁹ ईएसयू कूलाम। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये हो गया 1 कूलाम। अब इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है एब कूलाम। विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? 1 एब कूलाम। तो 1 एब कूलाम बराबर 10 कूलाम होता है। 1 एब माने एब्सोल्यूट, कूलाम बराबर 10 कूलाम। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 × 1 कूलाम लिख सकते हो। तो 10 1 कूलाम के प्लेस पे ये भी लिख सकते हो 3 × 10⁹ ईएसयू। तो 3 × 10⁻10 ईएसयू हो जाएगा। 1 एब कूलाम बराबर 3 × 10⁻10 ईएसयू कूलाम। ये हो गया। अब आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक हम लोग यूज करते हैं वो फ्रैंकलिन है, और जो सबसे बड़ा मात्रक यूज करते हैं वो फैराडे है। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं कि 1 फैराडे होता है 96,500। 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। 1 फैराडे इक्वल 96,500 कूलाम। अब इसके बहुत छोटे छोटे मात्रक भी आवेश के यूज होते हैं। तो आप एक देख सकते हो, 1 मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम इक्वल 10⁻⁹ कूलाम। और 1 पिको कूलाम इक्वल 10⁻12 कूलाम। तो इसको हमने याद भी कराया था आपको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोएटो। डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली माने 10⁻⁻3। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम। और 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। तो ये छोटे छोटे मात्रक यूज होते हैं इसमें। तो इन मात्रकों को आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी छोटी सी एक विमा आप देख सकते हैं, आवेश की विमा। तो Q की विमा, अब विमा का विमा निकालने के लिए I × T, I का विमा होती है एम्पियर और समय की विमा होती है T।
तो AT, अगर इसको हम कंप्लीट लिखना चाहें, M नॉट L नॉट T A, ये हो गई आवेश की विमा। तो ये इसके छोटे मोटे मात्रक और विमाएं हो गई। अब इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक छोटी सी नोट की चर्चा करते हैं। यदि कोई वस्तु आवेशित है तो ये कंफर्म है कि उस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो यह आवश्यक नहीं कि वो वस्तु आवेशित है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो आवश्यक नहीं है कि वो आवेशित है, परंतु यदि कोई वस्तु आवेशित है तो वो द्रव्यमान होगा, ये निश्चित है, क्योंकि द्रव्यमान ही आवेशित किया जा सकता है। जैसे न्यूट्रॉन माने न्यूट्रल, उदासीन है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है परंतु उस पर कोई आवेश नहीं है, परंतु जितने भी आवेशित वस्तुएं आप देखते हो उस पर आवेश होता है, तो द्रव्यमान भी होता है। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उसे आवेशित कर सकते हैं, मतलब उसका आवेश होगा। परंतु अगर कोई वस्तु द्रव्यमान है तो यह आवश्यक नहीं कि वो आवेशित हो। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो आवश्यक नहीं है कि आवेशित हो, परंतु यदि कोई वस्तु आवेशित है तो यह आवश्यक है कि उसका द्रव्यमान होगा। ये छोटी मोटी बातें हमने की यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल अपन करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिखे हैं। थोड़ा सा आवेश को समझने के लिए हम लोगों ने ये थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करने हैं, जिससे हमें थोड़ी बहुत बात समझ में आए कि आवेश कैसे होता है, क्या होता है, आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। धनावेशित किया है, धनावेशित करने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है। धनावेशित करने का मतलब उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो 1 कूलाम आवेश से आवेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। कितने मतलब जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी, कितने आदमी थे, तो कितने का मतलब नंबर पूछ रहा है, वहां पे कितने लोग थे, संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे n दिया है, पहले आप नोट कर लिया करें हमेशा साइड में। Q इक्वल्स कितना दिया है, 1 कूलाम, क्या पूछा है आपसे। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब हम लोग इससे रिलेटेड की कोई ऐसा फॉर्मूला सोचे जिसमें Q, N और E आता हो, तो हम जानते हैं Q इक्वल्स Ne होता है, प्लस माइनस Ne। अब यहाँ पे प्लस माइनस यूज करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो वस्तु धनावेशित होगी, तो यहाँ पे निगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो हमको चाहिए n, तो n इक्वल्स Q/E। Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 कूलम। E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमेशा आप वीडियो पॉज किया करें और खुद से न्यूमेरिकल एक बार ट्राई करें। जब आप गलत या सही जैसे भी ट्राई कर रहे हैं उसके बाद आप हिंट लें। आप डायरेक्ट सोल्यूशन ना देखें, जिससे कि आपके ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो। तो ये आप देखिए, कूलम से कूलम में मात्रक कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे बचा 1.6 और ऊपर गया तो ये 10⁻+19 हो जाएगा। अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 1 0 और बढ़ा लीजिए तो 100 × 10⁻18 हो गया अपॉन 16। अब 16 का टेबल हमको आता है, 16 6 96 और 4 बचा तो पॉइंट लगा दिया तो 40 हो गया। 16 2 32, 8 बचा, 8 के आगे 0 और 80 हो गया। 16 5 80 × 10⁻18। इसका मात्रक 3 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया n की वैल्यू। तो ये पहला न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया। अब इसी तरह से आप दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लीजिए, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं था, एकदम बेसिक से बातों पर आधारित था। अब यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल आप ट्राई करिए। आप तुरंत वीडियो पॉज किया करें, खुद से ट्राई किया करें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब आप खुद से ट्राई कर लें उसके बाद आप हमारे सोल्यूशन को देखा करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप भी उसमें ये सीख सके कि आपने जो सीखा उसमें आपका कुछ एफर्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है।
और इसके लिए आप चैप्टर को रिवाइज जरूर करते रहा करें समय समय पर। हाँ, तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई है। वृद्धि कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर वस्तु को मिलेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर आया होगा तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई होगी। अच्छा, द्रव्यमान परिवर्तन का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। उसके द्रव्यमान में इतने की वृद्धि हुई है, वृद्धि बोले तो परिवर्तन, तो डेल्टा एम गिवन है 9.1 नैनोग्राम को 10⁻⁹ ग्राम लिख सकते हो आप। तो नैनोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आप चाहें तो इसके आगे कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो इसमें अगर आपने वीडियो पॉज कर ली हो तो इसके आगे देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। ध्यान दीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो फिर से वही कितने n पूछ रहा है, तो n पूछा है इसने। अच्छा, अब याद करो कि इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला, द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब कौन आएगा जाएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है -31 kg। अगर ये kg है तो इसको भी आप kg में बदल सकते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 9.1 × 10⁻12 kg। ठीक, अब इन तीनों से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एम इक्वल्स एन इंटू एम ई। अब अपन को चाहिए एन, तो एन इक्वल्स डेल्टा एम अपॉन एम ई। डेल्टा एम गिवन है बेटा 9.1 × 10⁻12 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। अब kg से kg कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चाहिए 10⁻31 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 31 में से जब 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेन टू पावर 19। अब ये भी मात्रक 3 होगा, n की वैल्यू सबसे होगी। आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो Q इक्वल्स Ne, आवेश का मान V पार्ट, Q इक्वल्स होता है Ne। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे द्रव्यमान में वृद्धि हुई है तो ऋणावेश होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लस माइनस सिंबल होता है उसमें हम लोग माइनस लेके चलेंगे बस। ठीक, अब आपसे क्या पूछा सेकंड पार्ट? आवेश का मान। आवेश का मान का मतलब क्यों चाहिए? n पता है आपको 10⁻⁹ सॉरी 10⁻19 और e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा इसका कोई मात्रक नहीं, इसका कूलाम, तो नेट रिजल्ट में आएगा कूलाम से 10⁻19 और प्लस 19 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1.6 कूलाम। तो ये आवेश हो गया। प्रकृति आप देख ही सकते हैं ऋणावेशित होगी क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है। 1 कप जल, पहली बात आप सोचिए, ये हमने 1 कप जल लिया है, तो जल का मतलब होता है H2O। तो ऐसे ये H2O परमाणु अणु होंगे ढेर सारे। इस जल में क्या होंगे बेटा? H2O अणु होंगे। क्या होंगे बेटा? H2O अणु। अब ये पहले तो हमें अणुओं की संख्या पता चल जाए कि इसमें कितने अणु हैं, फिर अणुओं की संख्या से इसमें
आपको पूछा है कि कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होंगे, तो इससे आपको निकालना है कि H2O के एक अणु में पहले कुल अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो 1 कप जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कर लीजिए। आपसे क्या पूछा है, कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होंगे, इसका मतलब क्यों पूछा है आपसे, आवेश पूछा है। तो पहले आप n फाइंड कर लीजिए, तो आवेश कितने होंगे ये आपको पता चल जाएगा आवेश में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये निकालिए कि 1 कप जल में अणुओं की संख्या। तो 1 कप जल में अणुओं की संख्या, तो फॉर्मूला होता है ग्राम में भार बटे अणु भार बटे अणु भार इंटू अवगाद्रो संख्या। ग्राम में भार बटे अणु भार इंटू अवगाद्रो संख्या। तो ग्राम में भार कितना दिया है बेटा, 250 ग्राम। अब हमको H2O में चाहिए कि इसका द्रव्यमान कितना है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का 1, तो लेकिन 2 लोग हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हुआ 18 इंटू अवगाद्रो संख्या 6 इंटू 10⁻23। अब ये पता चल गया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अणु में देखो, हाइड्रोजन के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ध्यान रखना है आपको। तो 225/18 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये आपको मिला अणुओं की संख्या n। n को कुछ n डैश लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपको एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कितने धनावेश या ऋणावेश पूछ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी तो फाइंड करना होगा। तो पहले 1 कप, आप जानते हैं 1 H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इतने में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, धनावेश या ऋणावेश कुछ भी पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। अब अपन कह सकते हैं इसे n, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक नियम, 1 रुपए में इतना मिलता है, तो 10 रुपए में कितना मिलेगा, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 इंटू 220/18 इंटू 6 इंटू 10⁻23। पहले ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो, तो अब आप सिर्फ यही फाइंड करना है कि आवेश कितने होंगे। तो आवेश की मात्रा, तो Q इक्वल हम जानते हैं, Q इक्वल होता है Ne। प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि कितने धन या ऋण आवेश होंगे, तो ये आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आपने ये फाइंड ही करी है, 10 इंटू 250/18 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। अब सॉल्व करना है, 6 3 अब आप यहाँ पे पावर में पहले कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁴, 10⁵, 10⁻6, तो यहाँ बचा 25 इंटू 0.53 इंटू 10⁻6। अब 25 3 75 और 7, 25 5 125 और 7 132 इंटू 10⁻6। इसको एक पॉइंट इधर फिक्स कर दीजिए, 1 2 5 इंटू 10⁻7। ये आप एक कप में फाइंड कर सकते हैं कितने धनावेश या ऋणावेश होंगे। थैंक यू।